हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई नो काफ़ी दिनों से आप एक वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया। आई एग्री। आई वाज बिजी विद माय मेंस एग्जामिनेशन। यस, आई वाज गिविंग यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन एंड देन आई फॉल इल। My throat was like paining AF. So from today we are going to begin the second unit of this series, that is particularly the executive, or we are going to discuss in this unit about the president, vice president, council of ministers, etc., all the executive bodies of our constitution or of our government, of our polity. So let's start with the president. सो पर्टिकुलरली अब से हम क्या करेंगे, अब से हम जैसे हम पहले क्या करते आ रहे थे, पर्टिकुलरली हम जो आर्टिकल बाय आर्टिकल हम पढ़ते आ रहे थे, लाइक हमने जो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक टोटली आर्टिकल वाइज ही पढ़ा हुआ है। जैसे आर्टिकल 1 ये कहता है, आर्टिकल 2 ये कहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम पर्टिकुलरली एक आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ, कुछ जो मेजर आर्टिकल्स होंगे विच यू मस्ट रिमेंबर, वो मैं आपको जरूर बता दूंगा इस सीरीज में या इस पार्ट में। बट उसके अलावा हम ऐसा नहीं पढ़ सकते कि भी हम एक पर्टिकुलर आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ रहे हैं, बिकॉज वो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आर्टिकल से नहीं पूछा, मतलब बहुत कम चांसेस है कि भी इस इन केसेस में आपको डायरेक्ट आर्टिकल से पूछा जाए, और आर्टिकल इतने सारे हैं कि भी आप बहुत सब याद भी नहीं कर पाओगे। अगर याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो मेन मेन आर्टिकल्स हम इस ड्यूरिंग दिस पीरियड हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ वो आप याद रख लीजिएगा। दैट इज मोर देन इनफ। तो यूनियन में एग्जीक्यूटिव पार्ट में हमारे पास बेसिकली क्या क्या आता है, जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव पार्ट में है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव आते हैं। अब देखो, अब एग्जीक्यूटिव एक्चुअली होता क्या है? ये एग्जीक्यूटिव एक वो पार्ट है हमारी गवर्नमेंट का, जो चीजों को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करता है। यानी देखो, बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, और थर्ड हमारा पिलर है जुडिशरी का। और जो लेजिस्लेचर होता है वो हेल्प करता है कोई भी नया लॉ बनाने में, बट जो एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने में, वो चीज हेल्प करती है उस पर्टिकुलर डिसीजन को जो उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट में लिया गया है एक टाइम पे। तो उसे एग्जीक्यूट कौन कराएगा? उसे एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन हम हमारे पास एग्जीक्यूट करवाएगा, जिसमें हमारे पास बेसिकली चार पार्ट्स आते हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, और मे बी एक दो बॉडीज और होती होंगी छोटी मोटी, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 53 है जो सबसे पहले हमारे पास प्रेसिडेंट की बात करता है। तो आर्टिकल 53 हमारे पास क्या बताता है? जो आर्टिकल 53 है वो बताता है जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट, उसकी इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट को कन्फर्म करता है। यानी कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है इंडिया में, वो सारी प्रेसिडेंट के पास है। यानी कि अगर कोई भी लॉ बनेगा तो वो एग्जीक्यूट तब होगा जब उसे प्रेसिडेंट एसेंट दे देंगे। कोई भी अगर ऑर्डिनेंस पास होगा तो प्रेसिडेंट के एसेंट से पास होगा। कोई भी अगर आईएएस आईपीएस अपॉइंट होगा तो प्रेसिडेंट की एसेंट से अपॉइंट होगा। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट्स होंगे तो वो प्रेसिडेंट की परमिशन से अपॉइंट होंगे। आर्टिकल 53 कहता है, ही शैल डिस्चार्ज हिज पावर डायरेक्टली थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट हिम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रेसिडेंट अपनी पावर्स कहां से डिस्चार्ज करेगा? या तो वो डायरेक्टली डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो जो भी ऑफिसर अपॉइंट होंगे उस पर्टिकुलर, जैसे अब जैसे हाँ प्रेसिडेंट, अब जैसे अगर आप आने वाले टाइम में आईएएस आईपीएस बनेंगे, आप ऑल इंडिया सर्विसेज में जाएंगे, तो आपकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आपकी अपॉइंटमेंट कोई अथॉरिटी नहीं करेगी, आपकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर जी नहीं करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में नहीं होगी, आपकी अपॉइंटमेंट होगी डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपको अपॉइंट किया है वो पर्टिकुलर काम कराने के लिए। प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन एज वेल एज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो सबसे टॉप बॉडी है, एग्जीक्यूटिव हेड है यूनियन का, यानी जो हमारा इंडिया एज अ यूनियन है उसके जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो प्रेसिडेंट है। और सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे पास प्रेसिडेंट। ऑल डिसीजन, अगर कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो वो हमेशा प्रेसिडेंट के नेम में लेगी। गवर्नमेंट जैसे अगर आज के टाइम में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी अपने नाम से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है। वो जो भी डिसीजन लेगी वो प्रेसिडेंट के नेम में लेगी, अपने पर्टिकुलर पर्सनल नेम में कोई भी यूज नहीं कर सकती। और वो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन भी कहलाता है। जैसे यूएस के फर्स्ट सिटीजन कौन है? वहां के प्रेसिडेंट है जो वो यूएसए के फर्स्ट सिटीजन है। सिमिलरली इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ के फर्स्ट सिटीजन कहलाएंगे।
फिर हमारे पास आता है कि एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन सी पावर्स हैं जो मतलब जो प्रेसिडेंट के हाथ में आती है? सबसे पहले जो हाँ जो प्रेसिडेंट है इसमें कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक हिस्ट्री देख लेते हैं कि पर्टिकुलरली ये कैसे इवॉल्व हुई पावर। जो अगर हम सबसे पहली बात करें, जब आर्टिकल 74 ओरिजिनल फॉर्म में लिखा गया था, तो उसमें क्या लिखा गया था कि भी जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कर सकते हैं। बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस से बाउंड हो। बट फिर हमारे पास 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसमें ये वर्ड ऐड कर दिया गया दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। तो उसको फिर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया गया 44th अमेंडमेंट में। तो जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कह सकता है कि भैया अपना डिसीजन है थोड़ा रिकंसीडर कर लो। बट अगर रिकंसीडरेशन के बाद भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी बात पे अड़े रहते हैं, तो प्रेसिडेंट हैज टू गिव एक्सेंट। प्रेसिडेंट के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट की पावर्स कोई भी, अगर 99% पावर प्रेसिडेंट की उसके अपने, वो प्रेसिडेंट अपने आप से नहीं एंजॉय कर सकता। वो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बातों को, मतलब उसकी एड एंड एडवाइस को फॉलो करके ही अपनी कोई भी पावर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है, क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का मेंबर है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, नो। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट यस इट इज ही इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लाइक पार्लियामेंट हैज particularly three particular parts. One is Lok Sabha, another is Rajya Sabha, and third is President. These three things comprise of made and make our parliament. और जो सेशंस है पार्लियामेंट के, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही समन कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट के पास ही पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करने की। अब अगर बीइंग अ प्रेसिडेंट, मतलब अगर आपको एक प्रेसिडेंट इंडिया में प्रेसिडेंट बनना है, तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन देनी होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिटीजन ऑफ इंडिया बनना होगा, मतलब लाइक नो नन अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलरली देखो, अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि सिटीजन ऑफ इंडिया है या बाय बर्थ, या जो नेशनल्स ऑफ इंडियन है, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी हो सकता है। इस ये डिपेंड, ये आप यहाँ पे किसी को कंपल्शन नहीं दे दी गई कि भी आपका इंडिया में बर्थ होना जरूरी है। यानी कि बाय चांस कोई फॉरेन पर्सन है, लाइक कोई इटली का इंसान है या कोई जर्मनी का इंसान है, वो इंडिया में आता है, इंडिया की सिटीजनशिप लीगली अपने एक्वायर करता है, तो वो भी एलिजिबल है इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट का इलेक्शन लड़ने के लिए। जो प्रेसिडेंट ऑफ जो कैंडिडेट है, उसकी एज नॉट लेस देन 35 मिनिमम एज है, और ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू इलेक्ट एज अ मेंबर ऑफ लाइक एमपी इन लोकसभा। अब देखो इसमें एक चीज कही गई है, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसकी सबसे मतलब एक यहाँ पे एक स्लाइट डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे आपको स्टेटमेंट दे देंगे, टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू मस्ट बी क्वालिफाइड टू इलेक्ट एज एमपी। यानी कि आप क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर आपको भारत का प्रेसिडेंट बनना है, तो आप मेंबर ऑफ आप एलिजिबल होने चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। बट नहीं, हमें ये चीज ध्यान रखनी गई है कि यहाँ एक्सप्लिसिटली लोकसभा बोला है। यानी कि उन पर्सन्स को एक्सक्लूड कर, जैसे राज्यसभा में काफी नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, उनको भी एमपी ही कंसीडर किया जाता है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोकसभा के ही मेंबर्स हैं हमारे, वो ही सिर्फ प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, वो कंटेस्ट कर सकते हैं। अब उनका जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं करना चाहिए किसी भी अंडर एनी स्टेट, यानी शुड नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अब यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, यू आर गेटिंग सम फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑफिस। यानी कि आप अपनी पोस्ट को इन्फ्लुएंस करके, यानी प्रेसिडेंट पोस्ट पे रह के, और साथ साथ अगर बाय चांस आपके पास कोई और भी पोस्ट है, आप उन दोनों को इन्फ्लुएंस करके कोई अनड्यू अपने पास फाइनेंशियल गेन कर सकते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन दे दिया गया है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर इज नॉट कंसीडर एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आप प्रेसिडेंट रहते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, या मिनिस्टर होते हैं कहीं के भी, तो आप उस पोस्ट पे रहकर भी इंडिया के प्रेसिडेंट हो सकते हैं। यानी कि इसका बहुत सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। अगर बाय चांस आज आप देखो प्रेसिडेंट तो है ही है, अगर आप प्रेसिडेंट हो तो दोबारा कंटेस्ट कर सकते हो, जीत के दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट भी है तो भी आप एलिजिबल है, आप वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए भी प्रेसिडेंट की पोस्ट एक्वायर कर सकते हैं।
अब अगर आप गवर्नर है किसी भी स्टेट के, तो भी एलिजिबल है कि भैया आप उसका पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर भी रहें और इंडिया के प्रेसिडेंट भी हो जाए। और अगर आप मिनिस्टर है तो भी आप एलिजिबल हैं पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। अब प्रेसिडेंट की पोस्ट का इलेक्शन कैसे होता है? तो जो मेंबर्स जो ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलरली जैसे जो 12 मेंबर्स हैं हमारे पास, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है इस लिस्ट में से, इस इलेक्टोरल कॉलेज में से। जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यानी कि नॉन इलेक्टेड मेंबर्स नहीं कर सकते। और जो यूनियन टेरिटरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी के जो यूनियन टेरिटरी है, और राइट नाउ आई डोंट नो इफ इट हैज बीन अपडेटेड और नॉट। अगर कश्मीर की भी कोई, जैसे अब राज्यसभा कश्मीर की भी आ चुकी है, तो शायद उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में वोट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई वोट नहीं कर सकता। यानी कि इसमें तीन चीजें ध्यान रखने वाली है: इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के और यूनाइटेड टेरिटरीज के। इन तीन पर्टिकुलर टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स जो भी हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। सेकेंडली, अब जैसे हमारे पास अगर जो नॉर्मल इलेक्शन देखे, जो जनरल इलेक्शन देखे इंडिया में, जो हर 5 साल में होते हैं, जो जिसमें हम अपने एमपीज चूज करते हैं, जो आगे जाके गवर्नमेंट बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जाते हैं अपना वोट कास्ट कराते हैं। जिसके पास मेजोरिटी होती है वो व्यक्ति जीत करके अपनी जाकर सीट ले लेता है। बाय चांस एक एरिया में से 100 लोगों ने वोट किया, 100 में से उसमें 5 कैंडिडेट्स, उसमें 4 कैंडिडेट्स खड़े थे, 4 को 20-20 वोट्स मिल गए लगभग लगभग, और एक को 20, मतलब लाइक कुछ वोट्स ज्यादा मिल गए, यानी 20 से वोट ज्यादा मिल गए। तो जो पर्टिकुलरली 20 से ज्यादा वाला व्यक्ति होगा, वो जाएगा, जीत इलेक्शन जीत जाएगा, और पार्लियामेंट में जाके अपनी सीट एक्वायर कर लेगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन है, वो ऐसे कंडक्ट नहीं होता। वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। अब ये पर्टिकुलरली है क्या? तो अगर इसमें बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कि हम जो पर्टिकुलरली एमपीज होते हैं, जो जो भी इलेक्टोरल कॉलेज है, उनको एक पेपर दे दिया जाता है, यानी कि जितने कैंडिडेट्स उसमें खड़े हैं, उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितने कैंडिडेट्स हमारे पास खड़े हैं, उनको एक उनके नाम का एक पेपर दे दिया जाएगा कि भी ये पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं। उसके सामने आप अपनी प्रेफरेंस लिख दीजिए। जैसे पर्टिकुलरली ए बी सी 3 कैंडिडेट है, तो आप उसके सामने अपनी प्रेफरेंस लिख दीजिए। तो आपने ए को लिख दी टू सेकंड प्रेफरेंस, बी को लिख दिया फर्स्ट प्रेफरेंस, सी को लिख दिया थर्ड प्रेफरेंस। अब ऐसे ही जो ए के पास है, ए के पास मैक्सिमम प्रेफरेंसेस आ गई, यानी ए के पास 20 प्रेफरेंसेस आ गई, बी के पास 10 प्रेफरेंसेस रह गई, और सी के पास 5 प्रेफरेंसेस रह गई। तो जो सी का प्रेफरेंस रेट होगा ना, जो सी का, जैसे जो लास्ट मेरा हुआ है, जैसे आप सामने एक टेबल बनी हुई है, टेबल पे देख सकते हैं कि भी जो फाइनल फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग में जो प्रेफरेंसेस बनी है आउट ऑफ 11, यानी कि इसमें 11 वोटर्स की मैंने कैलकुलेशन लिया है, ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन मैंने नहीं लिया, जो 11 वोटर्स की ही वो लिया मैंने। तो इसमें जो ए कैंडिडेट है, उसको सिर्फ 4 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली, बी कैंडिडेट को 5 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली, और सी कैंडिडेट को 2 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली। मतलब जो सबसे कम प्रेफरेंस मिली वो सी कैंडिडेट को मिली हमारे पास। अब इसमें एक कंडीशन हो रहती है कि आपको अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी लानी पड़ेगी, यानी कम से कम आपको 50% वोट्स आपको अपने खाते में लाने पड़ेंगे। जैसे 11 वोटर्स हैं, तो 5.5 वोटर्स का वोट आपको मिलना चाहिए। अब बी के पास क्लियर मेजोरिटी यहां पर नहीं हुई है, तो हम सेकंड राउंड की काउंटिंग करेंगे। और सेकंड राउंड की काउंटिंग कैसे होगी, जो सी की प्रेफरेंसेस है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी सी यहां पे एलिमिनेट हो जाएगा, और वो डिवाइड हो जाएगा ए और बी में। नेक्स्ट टेबल में आप देख सकते हैं ए और बी को +1+1 वोट मिल गया। जैसे सी को हमारे पास पहले 2 ही प्रेफरेंस थी, 2 ही फर्स्ट प्रेफरेंस थी, तो वो ए और बी में डिवाइड हो गई, जिससे ए की जो प्रेफरेंस मिल बन गई वो 5 बन गई, बी की प्रेफरेंस हो गई 6। यानी बी यहाँ पे क्लियरली अपनी मेजोरिटी क्लियर कर रहा है, और बी यहाँ पे इलेक्शन जीत करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके। अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले विप है, जो वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में इशू नहीं करी जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात, विप क्या होता है? हमने अब तक ये नहीं पढ़ा विप क्या होता है। तो विप एक डॉक्यूमेंट होता है, या विप एक, मतलब क्या कह सकते हैं, एक वो होती है,
व्हिप एक कमांड होती है जो जो पार्टी होती है वो अपने एमपीस को देती है कि अगर ये पर्टिकुलर लॉ है जो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में और आपको इसके सपोर्ट में अपना वोट कास्ट करना है, तो जो पर्टिकुलर वो कैंडिडेट जो पर्टिकुलर एमपी है वो उस व्हिप से बाहर नहीं जा सकता, उसको अपना वोट कास्ट करना ही पड़ेगा उस दिन। तो सिमिलरली प्रेसिडेंट इलेक्शन में व्हिप इशू नहीं की जाती है। जो पर्टिकुलरली एमपी है, इलेक्टेड एमपी है, वो अपने फेवरेट पर्सन को अपना वोट फ्रीली दे सकता है। जो सस्पेंडेड असेंबलीज हैं, जो सस्पेंड हो चुके हैं, मतलब जैसे पर्टिकुलर स्टेट की कोई असेंबली है वो इस टाइम सस्पेंडेड है, तो वो भी क्या करेगी, जैसे उसको बुलाएंगे कि भैया तुम अपना वोट कास्ट कर लो, परंतु अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो वो एलिजिबल नहीं होगी उस पर्टिकुलर इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने के लिए। जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा है, वो एक्ट करते हैं एज एक्स ऑफिशियो रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जो नॉमिनेशन पेपर है प्रेसिडेंट का, वो 50 प्रपोज होना चाहिए 50% से, और उसको अनदर 50% उसके क्या करने चाहिए, उसको सेकेंडली सपोर्ट करने चाहिए, और 15,000 रुपए की आपकी सिक्योरिटी लगती है। अब ऐसा ऐसा क्यों लाना पड़ा, ये वाला रूल क्यों लाना पड़ा? एक इलेक्शन प्रेसिडेंट का ऐसा हुआ था जिसमें हमारे पास बहुत सारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट सामने आ गए थे। बिकॉज देखो ये एक ऐसी पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो कि बहुत मतलब लाइक जो एक एंड है आपकी पॉलिटिकल जर्नी का। यानी कि इसके बाद आप मेरे ख्याल से रिटायर होने के बाद आपको एक बढ़िया बंगला मिल जाता है, हर साल आपको पेंशन आने लग जाती है अंटिल यू डाई, और भी बहुत सारी इसमें हमारे पास पर्क्स मिलती है आफ्टर यू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यू रिटायर। आपको पर्टिकुलरली सिक्योरिटी मिल जाएगी जहां भी आप रहेंगे, उसकी पर्टिकुलरली स्टेट पुलिस से या सेंट्रल भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो इस पोस्ट का काफी सब लोग फायदा उठाने लग गए थे इन सब चीजों का, और क्या करने लग गए थे कि मल्टीपल लाइक 13 14 15 कैंडिडेट्स पर्टिकुलरली उस प्रेसिडेंट की सीट के लिए अपना अपना ये रजिस्ट्रेशन करवाने लग गए थे। तो उस चीज को रोकने के लिए ये पर्टिकुलर लॉ लाया गया जिसमें जो आपका नॉमिनेशन पेपर है वो 50 पहले तो 50% उसको प्रपोज करेंगे, अनदर 50 उसे सपोर्ट करेंगे, और उसका आपको 15,000 रुपए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। सिमिलरली जब हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को देखते हैं तो उसमें भी काफी चीजें ऐसी ही सिमिलर होती है ताकि हम वोट की वेस्टेज कम कर सके, जिसमें कि अगर आपको नॉमिनेशन पेपर भरना है तो कम से कम भी उसको 10 से 15% का सपोर्ट होना जरूरी है, और एक पर्टिकुलरली सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन में, कि यदि आपको एक पर्टिकुलर, जिसे कह देते हैं हम हिंदी में बहुत आसान शब्दों में अगर हम कहा जाए तो जमानत जब्त हो जाती है। यानी कि अगर आपको इतने पर्टिकुलर वोट नहीं मिले तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी आपका जब्त हो जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट में अगर कुछ भी ऐसा इश्यू रहता है उस पर्टिकुलर इलेक्शन में, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है उसको हियर करने की। दूसरा, अगर वो बाय चांस जैसे केस है वो तो काफी लंबा चलता है, 2020 में अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है और उसको कोई केस लग जाता है, मतलब केस कर देता है कि भी भैया ये इलेक्शन वॉइड है, और वो केस 2023 या 4 में डिसाइड होता है, तो उस दौरान लिए गए फैसले प्रेसिडेंट के वॉइड नहीं हो जाएंगे, वो भी वैलिड रहेंगे। यानी कि अगर बाय चांस केस चलने के दौरान 2020 से लेके 2023 4 तक, जब तक वो केस डिसाइड हो रहा है, अगर प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लेता है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रह के कोई भी डिसीजन लेता है तो वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा अगर फैसला उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पक्ष में नहीं आता है, तो वो सारे लिए हुए डिसीजन भी वैलिड रहेंगे। अब प्रेसिडेंट को हम क्या कर सकते, जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट ना कभी भी रिमूव नहीं होता। अगर क्वेश्चन ये आ जाए ना, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, परंतु हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी रिमूव नहीं होते, वो हमेशा इम्पीच होते हैं। अब वो इम्पीच कैसे होंगे, उसकी ना सर्टेन कंडीशन है।
जो पार्लियामेंट है वो पहले तो सबसे पहले आर्टिकल 61 में क्या दिया हुआ है, एक ग्राउंड दिया हुआ है कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस रीजन के बिहाफ पे कोई भी जो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रेजोल्यूशन दे सकता है टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो रेजोल्यूशन है वो उस पर्टिकुलर जो पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर हाउस की 1/4 मेंबरशिप का सपोर्टिव होना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई भी अगर रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लाना है हाउस के फ्लोर पे, तो उसको उस पर्टिकुलर हाउस की मेंबरशिप का 1/4 सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए। और वो 1/4 सपोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले 14 दिन का नोटिस प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा आपको। फिर 14 दिन का नोटिस देने के बाद जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब फाइनल रिजल्ट का टाइम होएगा, तो उस पर्टिकुलर हाउस को जैसे जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ है वो 2/3 मेजोरिटी से सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होगी। तो जब तक 2/3 मेजोरिटी सपोर्ट नहीं करेगी तो प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं होंगे। और दूसरा हाउस क्या करेगा, अब जैसे बाय चांस लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये लोकसभा में पास हो जाता है 2/3 से, फिर वो जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा क्या करेगी, एक क्वाजी जुडिशियल फंक्शन एक्ट करेगी। यानी कि जो चार्जेस हमने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लगाए हैं लोकसभा ने, तो उसमें वो इन्वेस्टिगेट करेगी और प्रेसिडेंट को अपनी बात रखने का पूरा चांस देगी। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने किसी भी फेवरेट लॉयर से, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो चाहे तो इंडिया के टॉप लॉयर से अपने आप को डिफेंड करवा सकता है राज्यसभा के फ्लोर पे। और वो राज्यसभा में भी अगर पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इम्पीच माने जाएंगे। अगर राज्यसभा उसे कैंसिल कर देती है तो प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं माने जाएंगे। थर्ड क्या होता है, देखो जो राइट जो ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो अवेलेबल है जुडिशियल रिव्यू के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन आता है सर कि भी क्या क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो बच्चे देखो कोई लिस्ट तो इसकी प्रॉपर नहीं है कि ये चीज जुडिशियल रिव्यू होगी ये चीज नहीं होगी। हाँ, जो चीज नहीं होगी वो क्लियरली मेंशन है कि भी ये चीज जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। बट आज अभी तक ऐसी कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में ना आए। बिकॉज एवरीथिंग कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में कि भी इफ दिस थिंग कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू और नॉट, तो 99% उसका आंसर होगा यस, दिस थिंग कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब देखो यहाँ पे नीचे मैंने लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज लेजिस्लेचर एक्शन वेयर एज अदर्स लाइक रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है और वोटिंग होती है उस पर्टिकुलर थिंग को लेके। तो इसीलिए उसको एक लेजिस्लेचर एक्शन बोला गया, उसको एग्जीक्यूटिव एक्शन बोला नहीं गया क्योंकि उसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों हाउस के जितने भी एमपीज हैं वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और वोट करते हैं। अदरवाइज जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है। यानी कि एक रेजोल्यूशन निकाल के भी जो सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है, इन द सेंस कि पास जैसे उसकी भी सिमिलर ही लाइंस में जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है वो भी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कैसा होता है। क्योंकि देखो जो प्रेसिडेंट को रिमूव करता है वो लेजिस्लेचर ही उसको रिमूव कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट को एग्जेक्टिव भी रिमूव कर सकता है। अब एसेंट टू बिल, जो प्रेसिडेंट है वो किन किन कंडीशन में बाउंड है टू गिव द एसेंट टू द बिल। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, यस ही हैज टू गिव एसेंट, नो चॉइस। मनी बिल है कंपलसरी है बट विद होल्ड भी कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑर्डिनरी बिल को हम पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो सस्पेंसिव वीटो तीनों ही लगा सकते हैं। फाइनेंशियल बिल को भी हम सिमिलरली तीनों ही लगा सकते हैं। अब पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो क्या है, तो सबसे पहले हम वीटो ही समझते हैं। वीटो क्या, वीटो एक पावर है जिसमें प्रेसिडेंट एब्सटेन कर जाते हैं दैट आई विल नॉट साइन दिस बिल। तो इसमें तीन टाइप की वीटोज हमारे पास है। सबसे पहले पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होती है कि प्रेसिडेंट क्या है वो बिल है अपनी पॉकेट में डाल के रख लिया, उसको हम आने वाले टाइम में विचार करेंगे कि भैया साइन करना है कि नहीं करना है। सेकंड होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि भी जो प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि भैया मैं तो साइन नहीं ही करूंगा, तुम पे जो बन पड़ता है तुम वो कर लो।
थर्ड होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कह देता है भैया मैं अभी साइन नहीं कर रहा हूं, बट हाँ मैं आने वाले टाइम में जरूर साइन कर दूंगा। यानी कि पर्टिकुलर टाइम के लिए वो जो प्रेसिडेंट है अपने आप को एब्सटेन कर लेता है कि भी हाँ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर एक्शन को अभी के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में देखेंगे भैया क्या होगा कैसे रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब जो प्रेसिडेंट की जो पावर्स वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लीव अ कमेंट। थैंक यू सो मच।